हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदेशी नर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस में। एंड आज मैं एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। इसमें आई बी शेयरिंग माई OET प्रिपरेशन एक्सपीरियंस विद यू ऑल। स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि OET काफ़ी टफ है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि मुझे नहीं मिला OET, आई डेंट पास, मेरा ये 3rd अटैम्प्ट है, मेरा ये 4th अटैम्प्ट है, मैं इसमें गई उसमें गई। ऐसा बहुत आपको रिव्यूज़ आएंगे। ऐसा भी होगा कि लोग बोलेंगे अरे उसका इंग्लिश इतना अच्छा था, स्टिल वो पास नहीं हो पाई। बट लेट मी मेक दिस वेरी 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 क्लियर, उनका कैपेबिलिटी और आपका कैपेबिलिटी बहुत अलग है। आपको अपना कैपेबिलिटी पता है एंड यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। OET टफ नहीं है, पीपल का मेंटालिटी उसको टफ करता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, यू कैन ईजीली पास OET। सो लेट्स गो। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या करना चाहिए ऐसा नहीं बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको मैंने क्या किया OET पास होने के लिए, इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो लिसनिंग से चालू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको मेरा एक हैबिट बताना चाहूँगी। मैंने क्लास ज्वाइन करने के पहले काफ़ी पहले से मुझे आदत है सीरीज़ देखना, ठीक है। मैं मोस्टली देखती हूँ इंग्लिश सीरीज़, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि इंग्लिश सीरीज़ देखते टाइम जो उनके एक्सेंट्स हैं, जो वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो उनके वोकैबलरीज है, मैं थोड़ा यूज टू होने लगी। अर्लियर जब मैं सीरीज़ देखती थी मुझे नहीं समझता था ऑब्वियसली, तो मैं विद सबटाइटल्स देखती थी। थोड़े टाइम बाद मुझे सबटाइटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मुझे वो जो बोल रहे थे वो समझ रहा था। तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे जो लोग बोलते हैं, जिस वे में बोलते हैं, उनके एक्सेंट्स, उनका वे, उनके वर्ड्स, सारे वर्ड्स से मैं यूज टू हो गई थी। तो जब मैंने लिसनिंग प्रैक्टिस चालू किया था ना, इट बिकेम मच ईजियर फॉर मी दैन द रेस्ट। मैं काफ़ी ज़्यादा इसको एम्फसाइज करूँगी कि सीरीज़ देखो या फिर मूवीज़ देखो जो इंग्लिश में है, विद सबटाइटल्स देखो, ताकि वो आपको हेल्प करे। एंड देन वो जो वोकैबलरी यूज़ करते हैं, अगर नहीं समझ रहा है, राइट इट डाउन, यूज़ इट इन अ सेंटेंस, तो आप यूज टू हो जाओगे। एंड जब यूज टू हो जाओगे ना, तो आपका जब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा ना, तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। एंड देन अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना, देन इट वुड बी मच ईजियर। बिकॉज अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है ज़्यादा एंड आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ज़्यादातर क्लास सिर्फ 2 मंथ्स की कोचिंग देते हैं, उसमें से 1 मंथ तो इंग्लिश इम्प्रूव करने में ही निकल जाता है। तो OET का प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो टाइम काफ़ी नहीं होता है। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो एज यू नो, लिसनिंग में 3 पार्ट्स रहते हैं। पार्ट ए में रहता है 24 क्वेश्चंस, ओवरऑल रहते हैं 42 क्वेश्चंस, 1 आवर का टाइम रहता है। तो जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो इतना मुझे पता था कि अगर पार्ट ए के मुझे अगर 24 के 24 मिल गए और पार्ट बी के 6 क्वेश्चंस कम्प्लीटली मिल गए, इधर ही मुझे 30 मार्क्स मिल जाता है। ये 2 सेक्शन है जो काफ़ी ईजी रहता है, बाकी बहुत हार्ड रहता है। तो अगर ये मिल गए तो मुझे बस थोड़े ही मार्क्स चाहिए रहते बाकी का पास होने के लिए। तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस पार्ट ए और बी में रखा था मेरा। तो मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करती थी कि ना, जब मैं वो रीड करती थी ना, तो वो जो डैश है, डैश के बाजू का वर्ड, पूरा सेंटेंस और उसके ऊपर का, आई यूज्ड टू कीप इन माइंड, ठीक है, वो जाते जाते। और जिसमें भी डैश वगैरह नहीं है ना, मैं उस पर इतना फोकस नहीं करती थी, ताकि जब वो ऑडियो चलता जा रहा है तो वो डैश के पहले का जब ऊपर का सेंटेंस आता तो मुझे नोटिफाई हो जाती थी मैं कि नेक्स्ट इसके बारे में कुछ तो रहने वाला है। तो फिर मैं वैसे प्रोसीड करती थी मेरा पार्ट ए पार्ट। और जो लिसनिंग है ना, लिसनिंग पार्ट सी, वो तो मैंने भगवान के हवाले छोड़ दिया था कि भाई बचा ले रहा। एफर्ट तो मैंने पूरा डाला, बस आपका साथ चाहिए। तो वैसे मैंने रीडिंग किया था लिसनिंग पार्ट सी किया था, बिकॉज यू नो मेरा मोर फोकस था पार्ट ए एंड बी में, एंड सी में मुझे सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस राइट चाहिए थे। तो वैसे मेरे को लिसनिंग में ए मिल गया था। सो आगे बढ़ते हैं। अब रीडिंग के बारे में बात करते हैं। नाउ रीडिंग में भी 3 पार्ट होता है और 3rd पार्ट में अगेन 2 सेक्शन होते हैं। बट इधर एक ट्विस्ट है कि जो रीडिंग का जो पार्ट ए है उसके लिए हमें सिर्फ 15 मिनट्स लगता है सॉल्व करने के लिए, एंड वो 15 मिनट्स के बाद वो पेपर ले लिया जाता है हमसे। तो इसमें मैं क्या करती थी, अब जो पार्ट ए है उसमें मैं कभी ऊपर से नीचे नहीं जाती थी। अभी 1 to 20 क्वेश्चंस है अगर, तो मैं 20 to 1 जाती थी, बिकॉज जो
फर्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं ना वो ABC, मतलब कौन से पैराग्राफ से क्या आ रहा है वो रहता है, राइट। तो मैं पूरा जो भी कंटेंट है ना वो रीड नहीं करती थी। मैं स्टार्ट से ही स्पीड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट से ही तुम तेज़ी लगाए रखो, एंड तक तुम तेज़, मतलब 15 मिनट्स के अंदर तुम कंप्लीट कर दोगे। अगर तुम एंड में वो स्पीड बढ़ाओगे ना तो तुम ज़्यादा पैनिक हो जाओगे। तो मैं क्या करती थी, मैं नीचे से चालू करती थी। तो उसमें जो कीवर्ड्स रहते हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स रहते हैं वो क्वेश्चन के, वो कीवर्ड्स को मैं पजल जैसा वो कंटेंट में ऐसा सर्च करती थी। एंड जहाँ जहाँ मुझे कीवर्ड मिलता था मैं तुरंत देखती थी इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है क्या करके। सो वो काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी टाइम मैनेज करने में हेल्प कर देता है, ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता। क्योंकि आपको अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो आप ही देख लो, कितना भी आप रीड कर लो वो कंटेंट आपको नहीं याद रहने वाला कि कौन सा चीज़ किधर है, आप वापस वो सर्च ही करने वाले हो पूरा रीड करके। सो इट्स बेटर कि जब खोलोगे तब हेडिंग रीड कर लो एंड देन डायरेक्ट 20th क्वेश्चन पे आओ एंड नीचे से चालू करो, ठीक है, वो ईजियर पड़ता है। एंड जब वो आप फर्स्ट क्वेश्चन में जाओगे ना, वो ABCD जहाँ पे लिखना रहता है, वो आपको फिर ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको तब तक समझ आ जाएगी कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है करके। तो फिर आपको पीछे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उधर लिख सकते हो A B जो भी है, जो भी पैराग्राफ का है वो। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये मैं यूज़ करती थी पार्ट A के लिए। एंड अनदर थिंग इज़ दैट घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, भले 15 मिनट्स का टाइमर है आपके पास, बट टाइमर ज़रा पीछे ले लो एंड 12 मिनट्स का टाइमर रखो और 12 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करो। और मैं एक और एक चीज़ करती थी, अगर मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है 30-40 सेकेंड्स के अंदर, मैं उसको स्किप कर देती थी और नेक्स्ट इसमें जाती थी। फिर जब मुझे सब क्वेश्चन मेरा हो जाता था एक बार एक राउंड लेकर, फिर मैं जो मुझे नहीं मिला ना, देन मैं उसके पास रिटर्न जाती थी एंड देन मैं उसको टाइम लेके सर्च करती थी। तो ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल था। सो हियर इज़ अनदर टिप फॉर यू। एंड बात आई अगर पार्ट B एंड C की, पार्ट B एंड C में आई यूज्ड टू यूज़ कैंसलिंग आउट टेक्निक। पूरा पैरा रीड करती थी और मुझे पता है कि मुझे 3 ऑप्शंस दिया है, इसमें से एक तो पक्का गलत रहेगा, जो रिलेटेबल नहीं रहेगा, वो था A वाला। फिर बचा B एंड C से मैं चूज़ करती थी कौन सा सबसे रिलेटेबल है, फिर वो आंसर को मैं चूज़ करती थी। अभी इसी में देख लो, ये एक्सप्लोरिंग न्यू वेज टू कन्फर्म अ पर्सन एज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एम्ड एट चेकिंग दैट एक्सपर्ट क्लिनिकल असेसमेंट आर एक्यूरेट। नाउ ऑब्वियसली इसमें लिखा है कि द एम इज़ टू डेवलप टेस्ट, मतलब ये लोग को टेस्ट बनाने हैं, मतलब इवेंचुअली दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू वेज टू कन्फर्म। तो ऑब्वियसली B वुड बी द आंसर फॉर मी। ऑलवेज चूज द मोस्ट रिलेटेबल वन, कॉज करेक्ट आपको कोई भी नहीं लगेगा, आपको दोनों रिलेटेबल लगेंगे, बट जो मोस्ट रिलेटेबल है वो कंटेंट से, वो वाला चूज करना, ठीक है। सो ये था मेरा रीडिंग का प्रिपरेशन टेक्निक जो मैं यूज़ करती थी। एंड स्पीकिंग के लिए एक चीज़ है जो हमेशा सब लोग काफ़ी अवॉइड करते हैं, जो है क्राइटेरिया पढ़ना। किसी को पता था कि सब चीज़ के लिए क्राइटेरियाज है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के लिए? कभी किसी ने रीड किया है? कि मैंने रीड किया था। स्पीकिंग का भी ऐसी क्राइटेरिया होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द क्राइटेरिया टू पास, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो आप पढ़ लेना जाकर ये वीडियो देखने के बाद। उसमें इडियम्स यूज़ करना रहता है, आपका फ्लुएंसी चेक करते, प्रोनाउंसिएशन चेक करते, इंटोनेशन चेक करते। लाइक आप अगर बात करें, आप एकदम लेम टोन में, लाइक एकदम बेसिक टोन में बात करें ना, ओके आई एम जस्नी जॉर्ज, आई एम द रजिस्टर्ड नर्स हू इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू टुडे, समझ आप इंटोनेशन यूज़ नहीं करते हो। इंटोनेशन इज़ थोड़ा मॉडरेशन इन वॉइस। तो आप ऐसे बोल सकते हो, हेलो आई एम जस्नी जॉर्ज एंड आई एम द रजिस्टर्ड नर्स हू विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू टुडे। तो समझ रहे हो क्या, जो लैंग्वेज, जो सेंटेंस मैंने पहले यूज़ किया और जो मैंने अब यूज़ किया, विच वन वॉज बेटर, जज इट फॉर योर सेल्फ। सो ये एक चीज़ है उसके लिए। एंड दूसरा चीज़ ये है कि आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर। जब आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है स्पीकिंग के। आपको जो सेंटेंसेस पसंद आ रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन पसंद आ रहा है, जो सेंटेंसेस आपको लग रहा है कि ओह मैं ये यूज़ कर सकता हूँ इसमें, या फिर यूज़ कर सकती हूँ, वो सब एक बुक बना के लिख के ले लो, ठीक है। एंड तो अब ये वीडियो देखोगे ना, उसके बाद क्राइटेरिया जाके ज़रूर रीड करना
एंड वो क्राइटेरिया के हिसाब से वर्क करने की कोशिश करना, तो स्पीकिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो या जैसे आपको पता है कि स्पीकिंग के लिए हमें मिलता है 5 मिनट्स, प्रिपरेशन रहता है 3 मिनट्स का। इंट्रो हर जगह आपको सेम ही देना है, एग्जिट भी आपका, आउट्रो भी आपको सेम ही देना है। 2 सैम्पल क्वेश्चन है, तो मैंने इंट्रो एंड आउट्रो दोनों प्रिपेयर करके रखा था विथ ईडीएम्स, तो मेरा वो तो क्राइटेरिया टिक हो गया। एंड उसके बाद जो बीच का सेंटेंसेस है, लाइक इधर से उधर अगर मुझे जंप मारना है तो मैं क्या सेंटेंसेस यूज़ कर सकती हूँ, वो भी मैंने 2 टाइप का लिख के रखा था। और जब मैं स्पीकिंग प्रैक्टिस करती थी, मैं सेम चीज़ यूज़ करके प्रैक्टिस करती थी, तो मैं इतनी यूज्ड हो गई थी कि मुझे ना वो लास्ट मोमेंट में कोई शब्द आ रहा नहीं है, सेंटेंस बन रहा नहीं है, शिट वो मेरे माइंड में नहीं चलता था, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या बोलना है अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उसके लिए आई टोल्ड यू कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर। यूट्यूब वीडियो सर्च करो, जो वीडियोस देखो स्पीकिंग के, जो सेंटेंसेस आपको लग रहा है ओके मैं यूज़ कर सकती हूँ ये, तो वो लिख के ले लो एंड वही प्रैक्टिस के टाइम पे यूज़ करना, काफ़ी इफेक्टिव है। मास्टर दैट स्ट्रैटेजी, बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं राइटिंग की तरफ। नाउ राइटिंग लिखते वक्त ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई ऐसा जन आपका लेटर करेक्ट करे जिसको नॉलेज है कि आप जो भी लिख रहे हो सही लिख रहे हो। बिकॉज हम कितना भी लेटर लिखे, हमको तो यही लगता है कि अरे ये तो मैंने सही लिखा है, इसमें कुछ गलत रहेगा ही नहीं, और आप बड़े कॉन्फिडेंस से अगर किसी को करेक्ट करने दोगे उसमें से आपको 100 गलती निकलेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई रहे आपके पास ही करेक्ट करने के लिए। इन माई केस जॉर्ज सर थे ब्रिटिश एकेडमी से, वो चाहे मैं दिन में 5 लेटर भी लिखूँ, 6 लेटर भी लिखूँ, नेक्स्ट जगह मैं लेके गो पूरे 6 के 6 लेटर करेक्ट करके मुझे तुरंत दे देते थे और मेरे मिस्टेक्स भी बता देते थे एंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स भी बता देते थे। सो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता था। एंड एवरी डे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है लेटर, और मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ टिप्स नहीं दे सकती और बता भी नहीं सकती, बिकॉज लेटर का जो वे रहता है लिखने का वो हर बार अपडेट होता रहता है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो आपको कोई प्रोफेशनल से ही बात करना पड़ेगा। बस इतना चीज़ है कि जैसे मैंने बोला, स्टार्ट से ही स्पीड पकड़े रखना है लेटर में भी। ज़रूरी नहीं कि आप पहले ही मेन लेटर लिख दो, साइड में एक छोटा मतलब एक और एक जगह रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे जहाँ पे आप मतलब रफ़ लेटर लिख सकते हो। तो जब आपको एक प्रॉपर वे मिल जाएगा रफ़ लेटर लिखने का, फिर वो मेन में डालोगे ना, लिखोगे। वैसे भी पेंसिल यूज़ करते हैं लेटर वगैरह लिखने के लिए, तो आप रफ़ कर सकते हो, तो वो आपको और ज़्यादा ईजी पड़ता है कि आपको कौन सा क्या क्या यूज़ करना है करके। तो राइटिंग में ये एक चीज़ है, एंड राइटिंग टफ़ होता है, ओके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लो राइटिंग के लिए, करेक्शन के लिए सिर्फ। सो फाइनल सेक्शन के लिए मैं इतना ही बोलूँगी एज अ कंक्लूजन। पहले चीज़ तो पता लगाओ कि आपका कैपेबिलिटी क्या है करके, बिकॉज कोई और जज नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही जज कर सकते हो कि आप कितना कर सकते हो। इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करो, कोई क्लास ज्वाइन करने के पहले, ओईटी प्रिपेयर करने के पहले, तब आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जागेगा। एंड वो कॉन्फिडेंस को ना कभी भी कोई भी कुछ भी बोले उसको जाने मत देना, उसको कंसिस्टेंट रखना। कमिंग टू माई थर्ड पॉइंट, कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरीडे प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ का आधा घंटा ले लो, 1 घंटा ले लो, मुझे पता है ड्यूटी के बाद बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, बट एक हाफ एन आवर तो आप ले ही सकते। चलो लिसनिंग का पार्ट ए कर लिया, पार्ट बी कर लिया, तो वो हाफ एन आवर भी बहुत होता है। तो कंसिस्टेंसी रखो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, डेली प्रैक्टिस करना, वो मोटिवेशन अपने अंदर जगाए रखो। एंड उसके बाद जैसे मैंने बोला था, सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करो ताकि आप उससे इतना यूज्ड हो जाओ कि कोई आपको नींद में भी आके पूछे कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको आ जाना चाहिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है स्पीकिंग में, चाहे वो रीडिंग हो, जो भी है। वही सेम टेक्निक यूज़ करना, डेली नया नया टेक्निक्स मत यूज़ करना। देखो, ट्राई करके देखो कि कौन सा टेक्निक आप पे इफेक्ट कर रहा है और वो टेक्निक डेली यूज़ करो, मास्टर इट। एंड अगेन stay calm throughout. And the last thing, try till you succeed. Listening में अगर 30 नहीं मिल रहा है, वापस करो। अगर मुझे लिसनिंग में पार्ट ए और बी में अगर राइट आंसर्स नहीं मिलते हैं, मैं वापस करती थी। जब तक मुझे ए पार्ट में सारे राइट नहीं मिलते थे, मैं तब तक वापस करती थी। एंड वो काफ़ी हेल्पफुल रहता था, क्योंकि सच बोलूँ एग्जाम के टाइम मेरा कोई हाई फाई वर्ड नहीं आते हैं, जो तुम प्रैक्टिस करते हो ना वैसे टाइप के वर्ड्स ही आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जो गलत आंसर्स है वो वापस पीछे जाके चेक करना कि वो गलत क्यों है, क्योंकि बोलते हैं ना गलती करके ही लोग सीखते हैं। वैसे ही जब आपको पता चलता है कि अरे इसलिए ये गलत है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई रिलेटेबल क्वेश्चन आएगा ना, यू विल नो कि ऐसा किया तो वो गलत रहेगा करके।
सो ऐसा मत सोचना कि 20 मिला, चलो नेक्स्ट करके देखता हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। नहीं, अगर तुमको उधर 20 मिला है तो 30 मिलने तक तुमको उधर प्रैक्टिस करना है। जब तक तुम वो मॉड्यूल में पास नहीं होते तब तक तुम्हें वो प्रैक्टिस करना है। लिसनिंग में तो मैं वही करती थी, रीडिंग में भी वही करती थी, मैं आगे बढ़ती नहीं थी अगर मुझे वो स्पेसिफिक सेक्शन में नहीं मिलता था। एंड जो भी रॉन्ग होता था, आई यूज टू गो बैक अगेन, आई यूज टू चेक वाई इट डिड गो रॉन्ग एंड देन मैं वापस करती थी एंड देन वो राइट हो जाता था। एंड वो मेरा प्रैक्टिस का एक सेक्शन था, मतलब वैसे मैं प्रैक्टिस करती। सो लास्टली, ऑल द बेस्ट अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, एंड ऑल द बेस्ट अगर आप सोच रहे हो एग्ज़ाम लिखने का। एंड मैं सिर्फ तुम्हें मोटिवेट ही करूँगी, लिखो, बिकॉज यू कैन डू इट। ऐसा कुछ नहीं है, कोई तीर नहीं है ये जो नहीं होगा, लगना ही है होती इस निशाने पे। बस कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है एंड एफर्ट्स। So I'll be back with my next video. I hope you liked this video. If you liked it, please subscribe, comment, like, share, and I'll be back with my next video soon. Bye bye.